तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक कंटेंट से रिलेटेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है बहुत पहले ही। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको चैप्टर वाइज वीडियो आराम से मिल जाएगी, तो आप जरूर देखना, ठीक है। और साथ ही पीडीएफ जो नोट्स है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगा। चाहे तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर बच्चों मैं आपको हर एक चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वीडियो मैंने इस बुक की बहुत पहले बना दी थी, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको कंप्लीट फर्स्ट बुक मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आपके लिए एमसीक्यू बना रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले भी थे, ये वाले भी हैं, तो आपके लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके, क्योंकि चैनल पे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज जल्द ही स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़े। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। शुरुआत करते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बात की गई है मातृवंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है। तो ये जो आपको आंसर देना है कमेंट करके बताना है। आपकी बार मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए क्वेश्चन रख दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर जब मैं आपको समझा रहा था तो उसके अंदर डिस्कशन करी थी आपके साथ, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया भी था। अगर आपने वो चैप्टर देखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल ये लड्डू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से किस राष्ट्रवादी नेता ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना जरूरी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने दलित लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। क्योंकि जो हमारा प्राचीन भारत था उस समय वर्ण व्यवस्था काफी प्रचलन में थी, जिसके अंदर जो शूद्र थे वो चौथे नंबर पे आते थे, और इन्हीं लोगों के लिए दलित जैसे शब्द प्रयोग किए जाते थे, और महात्मा गांधी ने ही हरिजन शब्द का प्रयोग इन लोगों के लिए किया था। तो ये आपको नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वर्ष 2000 में भारत के 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और डैश शामिल था। तो तीसरे स्टेट के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्या बात की जा रही है। ए है तेलंगाना, बी है लद्दाख, सी है उत्तराखंड और डी बात करता है चंडीगढ़। तो बच्चों अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो कुछ आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लद्दाख और चंडीगढ़ जो है वो तो राज्य है ही नहीं आज के समय में, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो राजधानी है किसकी, हरियाणा और पंजाब की। और जबकि लद्दाख जो है जब से भारत के अंदर 370 आर्टिकल हटा है तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। और जबकि जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था वो भी अब क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी और डी तो इसके आंसर नहीं हो सकते। और तेलंगाना की बात करें तो ये तो 2014 में बना था, और यहाँ बात हो रही है 2000 की, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। आप मुझे बताइएगा कि किस राज्य से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टोटम जो है वो जनजातीय समुदाय की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। ये बात तो आपको शायद पता होगी, तो वह क्या है एक प्रकार का, ये आपको बताना जरूरी है। धन, पेड़, मूर्ति या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। टोटम जो है वह एक प्रकार का पेड़ है, पत्थर है, पौधा है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया पेड़, तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि रक्त मूलक नातेदारी संबंध की आपको पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखिए क्या बात की जा रही है, भाई, जीजा, ननंद या फिर ससुर। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, आप वो भी देखिए पहले। विवाह संबंधी नातेदारी की आपको पहचान करनी है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, पिता, जीजा, दादा और बहन।
तो देखिए बच्चों, मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था तो उसके अंदर नातेदारी के बारे में आपको बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, एक ब्लड से रिलेटेड और दूसरी शादी से रिलेटेड। तो एक तो जन्म आधारित होती है जो ब्लड रिलेशन वाली होती है, और दूसरी विवाह के बाद जो बनती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन बी जो है वो 6 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसने कहा था कि अंग्रेजी का जॉइंट फैमिली शब्द किसी भी भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है, यानी कि ट्रांसलेट नहीं है। जॉइंट फैमिली जिसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि कौन से भारतीय ने कहा था। ऑप्शन देखिए, AR देसाई, IP देसाई, श्रीनिवासन या फिर प्रतिभा पाटिल, सॉरी प्रतिभा देवी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। IP देसाई ने कहा था कि ये जो जॉइंट फैमिली है जिसे हम आज के समय संयुक्त परिवार के नाम से बोलते हैं, ये इसका कोई ट्रांसलेट है ही नहीं। अगर आप NCERT की बुक पढ़ोगे तो इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी कि IP देसाई ने ये बात कही थी। तो आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खासी जनजाति मुख्यतः तौर पर किस राज्य में देखने को मिलते हैं। तो आप में से बच्चे बहुत है जिन्हें पता है खासी जनजाति के बारे में, ये काफ़ी पॉपुलर भी है। ऑप्शन देखिए पहले, क्या पता आपको याद आ जाए। ए बात करता है अरुणाचल, बी बात करता है असम, सी बात करता है मेघालय, और डी बात करता है मणिपुर। तो ऑप्शन से ये तो पता चल रहा है कि ये सभी जो राज्य है वो पूर्वोत्तर में है, तो खासी जनजाति पूर्वोत्तर में ही है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी जो वो करेक्ट आंसर है। मेघालय के अंदर खासी जनजातीय समुदाय जो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको इसकी जानकारी होना जरूरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विकास के कार्यक्रम में गहरा धक्का किसे लगा था। अब क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि विकास के कार्यक्रम में धक्का लगने वाली कौन सी बात होगी। तो बच्चों ऐसा हुआ था, ऑप्शन देखिए फिर आंसर बताता हूं, और उसके पीछे का मैं आपको रीजन भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। ए बात करता है मध्यम वर्ग, बी बात करता है उच्च वर्ग, सी बात करता है कबायली समुदाय, और डी बात करता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। कबायली जो समुदाय था उसे गहरा धक्का लगा था विकास के कार्यक्रम से, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो भारत ने भी औद्योगिकरण को स्टार्ट किया था। तो औद्योगिकरण के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती है, कारखाने सजाने पड़ते हैं, तो उसके लिए जंगलों की कटाई की गई थी। और ये जो कबायली समुदाय था ना, वो कहाँ पर रहता था, वो तो जंगलों में ही निवास करता था। तो मजबूरन उन्हें अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहां पर उत्खनन के कार्य, कारखाने का निर्माण करना, मशीनें लाना, ये सारी चीजें वहां पर हुई थी। वनों की कटाई सबसे ज्यादा करी गई थी, इस कारण इन समुदाय लोगों को अपनी जगह छोड़ना पड़ा था, और विकास के कार्यक्रम में गहरा धक्का इन्हें ही सबसे ज्यादा लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार वह है जहां पर जायदाद मातृवंशीय द्वारा निर्धारित होती है, पितृवंशीय द्वारा आधारित होती है, ए और बी दोनों ही आधार पर आधारित होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आधार पर ही, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ वंशानुक्रम की हो रही है। अगर यहाँ पर मातृवंश या पितृवंश लग जाता तब इसका आंसर कुछ और हो सकता था। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि जब मातृवंशी की बात आती है तो वहाँ पर जायदाद पुत्री को मिलती है, और जब पितृवंशीय की बात आती है तो वहाँ पर जायदाद पुत्र को मिलती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट वंशानुक्रम की बात हुई है, तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों की इनमें से कौन सा जनजातीय समुदाय के बारे में गलत कथन है, यानी कि आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देखिए, यह समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। बी बात करता है कि जनजातीय समुदाय बहुसंख्या में हिंदू धर्म से संबंधित हुआ करते थे। सी बात करता है कि यह समुदाय लिखित ग्रंथों के अनुसार ही किसी धर्म का पालन कर सकते थे। डी बात करता है कि जनजातीय समुदाय खास तौर पर जंगलों में ही निवास करता था। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि यह समुदाय जो है वो लिखित ग्रंथों के अनुसार ही किसी धर्म का पालन कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर समझाया था तो उसमें बताया था कि इन जनजातीय समुदाय की एक अलग ही संस्कृति होती है, ये एक अलग ही धर्म का पालन करते हैं, और ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती कि ये किसी लिखित ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन करे। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट जो है वो सी जो है वो गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप
याद रखना ऐसे क्वेश्चन की डिमांड ज्यादा रहेगी एग्जाम के अंदर, जो आपको सोचने पर मजबूर ज्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनजातीय समाजों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ था। देखिए, मैंने आपको बहुत बार जिक्र कर रखा है कि एग्जाम के अंदर ऑप्शन वाले नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपसे स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आएंगे, वन सेंटेंस वन वर्ड ये वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको सभी के ऊपर अपना फोकस अच्छे से रखना है। हालांकि क्वांटिटी जो ज्यादा होगी वो ऑप्शन वालों की होगी। तो ये वाला जो है डायरेक्ट आंसर है। तो स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक इसके करेक्ट आंसर है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय इन दोनों के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नातेदारी कितने प्रकार की होती है। चलो ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि पहले भी डिस्कस कर लिया। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रक्त मूलक और विवाह संबंधी, यानी कि ब्लड से रिलेटेड और शादी के बाद जो बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समाजशास्त्र के अनुसार जाति के कठोर नियम ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देखिए, विवाह, खान पान, व्यवसाय या फिर उपरोक्त तीनों। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विवाह, खान पान, व्यवसाय। सभी के अंदर जाति के कठोर नियम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है वो एक विविधता वाला देश है। तो इसलिए खासकर क्या होता है कि जो विवाह का कल्चर है वो भी अलग अलग है। जैसे कि साउथ में कुछ अलग प्रकार की शादियां होती है, हरियाणा में कुछ अलग प्रकार की, पूर्वोत्तर में कुछ अलग प्रकार की, तो महाराष्ट्र गुजरात में कुछ अलग प्रकार की। ठीक है, तो अपने अपने नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। वहीं खान पान में भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जहाँ केरला में पत्तों पे ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो वहीं पर पंजाब में अलग तरीके से। तो व्यवसाय जो है वो भी पुश्तैनी काम है। जैसे कि जो गुजराती होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे चीज़ें बटी हुई है, नियम बटे हुए हैं। तो समाजशास्त्र के अनुसार जाति के कठोर नियम विवाह, खान पान, व्यवसाय सभी में देखने को मिलते हैं। काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से प्रबल जाति का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देखिए, बिहार में यादव, बिहार में राजपूत, बिहार में वोकलिंग या फिर बिहार में मराठे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। प्रबल जाति की बात आ रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में यादव ज्यादा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव जो अभी सीएम कैंडिडेट भी थे, हालांकि पार्टी उनकी बड़ी रही सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। तो बिहार के अंदर यादव ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि राजपूत राजस्थान में, वोकलिंग कर्नाटका में और मराठे महाराष्ट्र में। तो प्रबल जाति के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये काफी स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इससे रिलेटेड है 15 वाले से, कि संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, AR देसाई या फिर श्रीनिवासन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा दी थी। तो आपको इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये भी एक समाजशास्त्री ही थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जाति आधारित होती है। तो ये एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, परिवार, समाज, जन्म या फिर योग्यता। तो यहाँ पर अगर बात करें योग्यता की, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। परिवार भी नहीं हो सकता, समाज भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जन्म आधारित होती है। और बाद में, क्योंकि पहले जन्म होता है तभी तो वह परिवार का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में 1901 में किसके निर्देशन में जनगणना हुई थी। जनगणना मतलब सेंसस। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले आप, ताकि आपको क्या पता अच्छे से पता चल जाए। ए बात करता है पंडित रमाबाई, बी बात करता है चार्ल्स कार्लो, सी बात करता है हर्बर्ट रिजले और डी बात करता है विलियम जॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में 1901 में जनगणना हुई थी और 1881 में ब्रिटिश सरकार के अधीन पहली भारत के अंदर संपूर्ण जनगणना देखने को मिली थी, जो कि हर 10 साल के लिए जारी की गई थी। और आज के समय भी हर 10 साल बाद ही भारत के अंदर जनगणना होती है। अब जो 2021 आएगा तो इसके अंदर सेंसस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान समय में आदर्श परिवार किसे कहना उचित होगा। तो ये जो बच्चों वो है आपका लॉजिकल क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको ज़्यादा रिसर्च करने पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन की भी डिमांड एग्जाम में ज़्यादा होने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अब की बात जो बोर्ड है वो थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रखेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले, सामूहिक परिवार, केंद्रीय परिवार, विस्तृत परिवार या फिर संयुक्त परिवार। तो ए जो है सामूहिक परिवार, उसे तो आप हटा दो। मेन जो है BCD है,
एक बात खास इसके अंदर यह है कि विस्तृत परिवार से ही संयुक्त परिवार निकला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय परिवार, यानी कि एकाकी परिवार जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्यों उचित है ये आदर्श परिवार कहना? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो केंद्रीय परिवार में माता पिता और उनके बेटा बेटी होते हैं, जहां पर पालन पोषण अच्छे से हो जाता है और संबंध भी काफी क्लोज होते हैं। अब बात करते हैं अपने इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें बात की गई है कि देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विश्वविद्यालय की पहली प्रधान अध्यापक का आपको नाम बताना है। देखिए ऑप्शन क्या बात कह रहे हैं, सावित्रीबाई फुले, सरोजनी नायडू, रुकैया अहमद या फिर ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले तो मेल है, बात यहाँ पर मेन लेडीज की जा रही है, तो ABC में से कोई एक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सावित्रीबाई फुले जो थी वो पहली प्रधान अध्यापक थी जो कि बालिका के स्कूल में पढ़ाया करती थी, और ये जो विश्वविद्यालय था वो पुणे में स्थित था। तो ये थे आपके टॉप 20 MCQ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे भी लगे होंगे। तो इसी बात पे आपकी तरफ से लाइक कमेंट शेयर होना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।